वर्क डन में हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, फिर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन को हम ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं, वो है वर्क डन फ्रॉम फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये तीन मेथड है। एक और भी मेथड है जो कि काइनेटिक एनर्जी में पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये चार मेथड है जिससे कि हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे देखो, ये एक सरफेस है, इस पे एक बॉडी रखा हुआ है। इस बॉडी पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स है एफ। और बॉडी जो है मूव किया फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, टू पोजीशन बी। फोर्स जो है वो सेम है, फोर्स में कोई चेंज नहीं है, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। जब बॉडी मूव किया फ्रॉम ए टू बी तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो हुआ एस। तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, और फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बना रहा है, एंगल थीटा। तो जब बॉडी मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी तो इस फोर्स एफ ने कितना वर्क डन किया, तो इसका बता सकते हो है क्या है फॉर्मूला, क्या है डिफिनेशन। वर्क डन का फॉर्मूला या डिफिनेशन है, फोर्स का कंपोनेंट हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो जिसके साथ थीटा बनाता है जिस डायरेक्शन के साथ, उधर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फोर्स का कंपोनेंट लेंगे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो ये हो गया एफ कॉस थीटा। और उसे डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से मतलब एस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला या डिफिनेशन समझ लो, ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स का कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया एस। तो हमारा फॉर्मूला बन गया वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। यस सर। इसका एक और भी फॉर्मूला है। अभी हमने देखो क्या किया, फोर्स का कंपोनेंट लिया हमने डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो एस कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा हुआ। यदि हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में लें, तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा हॉरिजॉन्टल है ना, एस, और वो फोर्स के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में लोगे तो एस कॉस थीटा हो जाएगा। और इससे फोर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो सेम चीज आ जाएगा ना, एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला है अल्सो W इजकल टू, ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारा हो गया एफ, और ये हो गया एस कॉस। तो दोनों ही डिफरेंशियल से जो फॉर्मूला बनेगा वो सेम ही बनेगा, एफ एस कॉस थीटा।
ना। तो दोनों डिफिनेशन से हमने एक ही फॉर्मूला निकाला। क्या फॉर्मूला निकाला? W इजकल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे ये रहा फोर्स वेक्टर, एक रहा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल। अब स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी क्या होता है बता सकते हो? ए डॉट बी, स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी को हम ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिख सकते हैं। ये हो गया एफ डॉट एस। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में, मतलब कि आई जे के टर्म्स में गिवन हो, तो हम वर्क डन इस फॉर्मूले से निकालेंगे, एफ डॉट एस से। और स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता देता हूँ इधर ही, कि इसमें एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। याद आया कुछ? यस सर। तो इस तरह से अब दो फॉर्मूला हो गया, एक हो गया एफ एस कॉस थीटा, और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में गिवन हो आई जे के टर्म्स में, तो एफ डॉट एस से करेंगे। अभी मैं प्रॉब्लम बताऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे तीन स्पेशल केस स्टडी करते हैं जो कि प्रॉब्लम बनाने में काफी यूजफुल होगा। तो फर्स्ट केस है, when force F is in direction of displacement, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनके बीच का एंगल क्या होता है बता सकते हो? सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस थीटा, तो कॉस 0 हो गया 1। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारा एफ एस कॉस थीटा है। तो इसमें कॉस थीटा 1 पुट कर दोगे तो वर्क डन हमारा मिल जाएगा एफ इंटू एस। क्लियर? यस सर। केस नंबर 2, when force is opposite to displacement, when force F is opposite to displacement, तो यहाँ पे जब दो वेक्टर अपोजिट हो तो उनके बीच का एंगल होता है 180 डिग्री, एफ एस। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये हो गया 180 डिग्री। तो थीटा इजकल टू 180 डिग्री। तो कॉस थीटा कॉस 180 का वैल्यू -1। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया माइनस एफ एस। क्लियर? यस सर। और तीसरा केस है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो। केस नंबर 3, when force is perpendicular to displacement। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, एक हो गया हमारा फोर्स। यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। कॉस थीटा कॉस 90 0 होता है, तो हमारा वर्क डन का वैल्यू 0 आ जाएगा। क्लियर? ये तीन केस हमें याद रखना, सेम डायरेक्शन हो तो सिंपली एफ इंटू एस कर देंगे, अपोजिट हो तो माइनस एफ एस कर देंगे, परपेंडिकुलर हो तो 0 हो जाएगा, और यदि कोई एंगल गिवन हो तो हम एफ एस कॉस थीटा अप्लाई कर देंगे।
और कुछ कुछ प्रॉब्लम में कंपोनेंट वाले मेथड से सोचने में बड़ा प्रॉब्लम इजी होता है। तो किसी प्रॉब्लम में हमें फोर्स का कंपोनेंट लेंगे, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी प्रॉब्लम में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेंगे, फोर्स के डायरेक्शन में फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखोगे अभी हम डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम करेंगे जिसमें डिफरेंट फॉर्मूला यूज होगा। प्रॉब्लम नंबर 1। तो यहाँ पे मैं उसी तरह का डायग्राम बनाता हूँ जो हमने प्रॉब्लम मैंने दिया था। तो एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg। इस पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन। एफ इक्वल टू 120 न्यूटन। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 37 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, सरफेस रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है 0.3। व्हेन बॉडी मूव बाय 10 मीटर, व्हेन बॉडी मूव बाय 10 मीटर, फाइंड वर्क डन। क्वेश्चन नंबर ए, बाय अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स 120 न्यूटन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल ही होगा ना। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है तो तुम्हें एंगल मालूम है 37 डिग्री, फोर्स का वैल्यू है 120 और डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। तो फॉर्मूला यूज करके बना डालो। तो वर्गन का फॉर्मूला हो गया एफ एस कॉस थीटा। फोर्स हो गया 120, एस का वैल्यू 10, कॉस 37 4/5 होता है, ये 28960 आ जाएगा। बी, बाय वेट, बाय वेट, बॉडी का जो वेट है उसका हमें वर्क डन निकालना है। तो वेट mg हो गया ना हमारा। तो mg किस डायरेक्शन में ऐड करेगा, डाउनवर्ड। और mg का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 × 10 क्या हो गया, 100। 100। और यहाँ पे जो वेट है वो वर्टिकल है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल ही है, बॉडी तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही मूव कर रहा है, और जो फोर्स है वो वर्टिकल है, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, केस नंबर 3 लिखाया था ना, परपेंडिकुलर हो तो 0, परपेंडिकुलर तो 0। 0 जूला। थर्ड है बाय नॉर्मल फोर्स, यहीं पे सी, बाय नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। तो ये भी वर्टिकल है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ भी 90 डिग्री हो गया। तो यदि हमें मालूम है कि एंगल 90 डिग्री है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर वर्क डन 0 ही होगा। डी, बाय फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, बैकवर्ड, पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ एक्ट करेगा। और डिस्प्लेस फ्रिक्शन फोर्स लगेगा लेफ्ट, बॉडी मूव कर रहा राइट, ये अपोजिट हो गया, तो इसमें माइनस एफ एस हो जाएगा। तो एस का वैल्यू तो हमें मालूम है
कि 10 मीटर है, हमें फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे निकालना हो, तो इसमें थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है। हमें फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू गिवन है 0.3। नॉर्मल फोर्स कैसे निकालेंगे बता सकते हो? नॉर्मल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रहा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को हम जीरो करेंगे, मतलब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को जीरो इक्वल कर देंगे। तो एक ऊपर की तरफ नॉर्मल है और जो फोर्स 120 न्यूटन है वो एंगल पे लग रहा है, ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, तो इसका कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 37, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा एफ कॉस 37, और उसके परपेंडिकुलर वर्टिकल हो जाएगा एफ साइन 37। ये हो जाएगा 120 साइन 37 डिग्री। अब ऊपर की तरफ दो फोर्स हो गया और नीचे की तरफ एक फोर्स से इक्वल कर देंगे हम। तो इस तरह से हमें नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा। तो ऊपर की तरफ फोर्स हो गया नॉर्मल प्लस 120 साइन 37 इजकल टू नीचे की तरफ वेट था हमारा 100। साइन 37 होगा 3/5 100। ये हो गया 24 इंटू 3 72। एन का वैल्यू हो गया 28। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू मैंने कितना दिया था? 0.3 दिया था। 0.3 इंटू 28, ये हो गया 8.4 न्यूटन। तो वर्क डन हमारा यहाँ पे अपोजिट है, तो लग जाएगा फॉर्मूला माइनस एफ एक्स। तो माइनस एफ का वैल्यू 8.4 और एस का वैल्यू 10, ये हो गया -84 जूल। आया समझ में कैसे निकाला हमने? तो फ्रिक्शन फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो हमने पहले नॉर्मल फोर्स निकाला। नॉर्मल फोर्स निकालने कैसे? वर्टिकल फोर्स को जीरो किया। तो यहाँ पे जो 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एंगल पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका कंपोनेंट भी लेना पड़ेगा। तो एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया 120 साइन 37, फिर अपवर्ड और डाउनवर्ड को हमने इक्वल करके नॉर्मल फोर्स निकाला। नॉर्मल से हमने फिर फ्रिक्शन फोर्स निकाला, फिर हमने वर्क डन निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी। क्वेश्चन नंबर ई, टोटल वर्क डन ऑन बॉडी। इसमें सभी को ऐड कर दोगे, W1 W2। फोर्स बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे थे हमने सभी का वर्क डन निकाल लिया, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा। चार ही फोर्स लग रहे हैं। एक हम अप्लाई कर रहे हैं 120, एक उसका वेट है, एक नॉर्मल फोर्स बाय द सरफेस है, एक फ्रिक्शन फोर्स बाय द सरफेस है। तो हमने चारों फोर्स के वर्क डन निकाल लिए। तो टोटल वर्क डन के लिए सभी को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट वाला क्या था? 960। ये हो गया 960। सेकेंड है 0, थर्ड भी 0, और थर्ड है -84। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 876 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो इस तरह से हमने वर्क डन निकाला। नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसी तरह के प्रॉब्लम करवाए, कैसे प्रॉब्लम करवाए स्कूल में? इसका असाइनमेंट दिया है उन्होंने। इस बार हमने असाइनमेंट बिल्कुल टेस्ट के एक दिन पहले किया, ये नहीं होना चाहिए। एक 1 वीक पहले सारा कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ जी। इसका दिया है उन्होंने नया चैप्टर, इस वर्क पावर एनर्जी का असाइनमेंट? नहीं, अभी अभी जब चैप्टर खत्म होगा तब मिलेगा। तब देंगे, ओके।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, हमने इस तरह के प्रॉब्लम किए हैं कि एक लिफ्ट है, एपरेंट वेट का क्वेश्चन आया था एग्जाम में? नहीं सर, अपेरेंट वेट का नहीं आया था। नहीं यार, किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आए थे? जैसे उस वर्कशीट में थे ना, उसी के हिसाब से आए थे, वेक्टर्स के ज्यादा आए थे। वेक्टर के क्वेश्चन आए थे, पुराने वाले टॉपिक। हाँ, वो भी था ना सिलेबस में। हाँ। अब देखो, एक लिफ्ट है जिसके अंदर एक बॉडी है जिसका मास है 8 kg, और लिफ्ट जो है वो एक्सलेशन कर रहा है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। एक्सलेशन का वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट जो है 5 मीटर अपवर्ड मूव किया। व्हेन लिफ्ट मूव अपवर्ड बाय 5 मीटर, फाइंड वर्क डन। क्वेश्चन नंबर ए, बाय वेट। तो यहाँ पे लिफ्ट 5 मीटर ऊपर मूव किया, तो जो बॉडी है वो भी मूव करेगा 5 मीटर ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया 5। बताओ, इसका आंसर निकाल के जरा दिखाओ। ओके सर। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो गया, और हमें दिखाना है वेट का फोर्स निकाल, वेट का वर्क डन निकालना, मतलब mg। तो mg हमारा नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो mg का वैल्यू क्या हो गया, 80 हो गया। तो हमारा यहाँ पे जो फोर्स है वो mg हो गया, और ये 80 हो गया, हमारा 80 न्यूटन। और जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड है, अपोजिट है। तो केस नंबर 2 लग जाएगा ना, अपोजिट वाला 180 डिग्री। हाँ जी। तो इसमें वर्क डन हमारा सिंपली लिख देंगे हम लोग -fs। हम्म। ये हो जाएगा माइनस, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400। ठीक है। हाँ जी सर। बी, बाय नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स बॉडी पे कौन लगाएगा, सरफेस। सरफेस बॉडी पे नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाएगा। तो पहले नॉर्मल फोर्स हमें निकालना पड़ेगा। बताओ निकाल के कैसे निकालेंगे, नॉर्मल फोर्स क्या होगा? नॉर्मल फोर्स बताओ क्या होगा इसमें? यस सर, मैं कैलकुलेट कर। जो 8 kg बॉडी है वो क्या रेस्ट में है या मूव कर रहा है? सर 8 kg का बॉडी रेस्ट में। रेस्ट में कैसे है, वो लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट में एक्सेलरेशन है, तो वो भी तो मूव कर रहा है। ओ हाँ। लिफ्ट में, वो लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट में एक्सेलरेशन है 3 अपवर्ड। तो जो बॉडी हम्म। है इसमें भी एक्सेलरेशन अपवर्ड हो जाएगा 3। और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उस डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, अपोजिट में नेगेटिव लेते हैं। यस सर। तो बताओ नॉर्मल फोर्स का वैल्यू निकाल के बताओ क्या है? सर m × g + a हो जाएगा ना। हाँ, यही हो जाएगा। उसमें नौ इस तरह से इक्वेशन बनेगा हमारा, n माइनस mg इजकल टू ma। हम्म। mg को उधर ले जाएंगे हम, तो n इजकल टू m कॉमन हो जाएगा, तो mg + a। m का
मास है 8, जी का वैल्यू 10 और ए का वैल्यू 3। ये कितना हो गया? 114 हो गया। यस सर। और यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड, डायरेक्शन सेम है, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। और डिस्प्लेसमेंट तो हमें मालूम ही है 5 मीटर। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, सेम डायरेक्शन है तो एफ इंटू एस हो जाएगा। फोर्स है 114 इंटू 5, 570। हम्म। फिर टोटल वर्क डन कहेगा, दोनों को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। अब वेक्टर वाला प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं। ए फोर्स 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन displaces a body displaces a body from I cap minus 2j cap plus k cap meter to 2i cap plus j cap minus k cap meter. Find work done by this. Work done by this force. तो यहाँ पे जो फोर्स है वो वेक्टर के टर्म्स में गिवन है। फोर्स का वैल्यू क्या है? ये हमारा फोर्स का वैल्यू है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे दिया गिवन है, डिस्प्लेसेस ए बॉडी फ्रॉम दिस टू दिस। ये हो गया इनिशियल पोजीशन और ये हो गया फाइनल पोजीशन। तो फाइनल में से इनिशियल पोजीशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो पहले फोर्स लिख लेते हैं। फोर्स का वैल्यू क्या गिवन है? तो एफ वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सब्ट्रैक्ट कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल। 2i - i तो ये हो गया i कैप, जे -2j तो ये हो जाएगा 3j, माइनस माइनस के तो ये हो जाएगा -2k का। तो वर्क डन हमारा हो जाएगा F.S। तो अभी मैंने बताया तुम्हें कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम। एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स कंपोनेंट फोर्स का है 2, डिस्प्लेसमेंट का 1, तो 2 × 1। फोर्स का वाई कंपोनेंट है 5 और डिस्प्लेसमेंट का 3। फोर्स का जेड कंपोनेंट है 3, डिस्प्लेसमेंट का -2। ये हो गया 2 + 15 - 6। ये हो गया 9 + 2 11 जूल। आई बात समझ में? हाँ जी सर। अब इसी तरह का एक और प्रॉब्लम देता हूं मैं, इसे तुम्हें खुद करना है। प्रॉब्लम नंबर 4। ए फोर्स 3i कैप -j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन displaces a body from 3i कैप plus j कैप plus k कैप meter
टू 2i कैप -j कैप +2k कैप मीटर। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। इसे तुम बनाओ, कैसे बनाओगे? इसमें भी फोर्स गिवन है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन गिवन है। जैसे मैंने अभी बताया था उस तरह से बना डालो। यस सर। फोर्स का वैल्यू तो है हमारे पास 3i कैप जे माइनस कैप जे कैप +2k कैप इंटू, मतलब i k कैप -2j कैप +k कैप। अब इनका डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या, डिस्प्लेसमेंट बताना क्या आया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा आया i कैप माइनस नहीं टू। नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल करना, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं। हाँ टू मैंने आई फाइनल, माइनस मैंने टू फाइनल जे माइनस कैप माइनस जे कैप प्लस टू के माइनस कैप। डिस्प्लेसमेंट बताओ ना, फाइनल सब्ट्रैक्ट करने के बाद। हाँ i कैप -2j कैप +k कैप। -i कैप -2j कैप +k कैप, ये आएगा ना? मेरा -i कैप नहीं आ रहा। देखो ना, 2i - 3i करेंगे तो कितना होगा? 2i-3, हाँ -i कैप। 2i - 3i करेंगे तो -i तो आएगा। हाँ। तो वर्क डन हमारा हो जाएगा F.x। अब हमारा फोर्स का x कंपोनेंट है 3 और डिस्प्लेसमेंट का है -1। फोर्स का y कंपोनेंट है -1 और ये है -2। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1। -3 +2 +2। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। ठीक है। अब हम करेंगे वर्क डन फ्रॉम ग्राफ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्क डन, वेरिएबल फोर्स वाला। नेक्स्ट टॉपिक वर्क डन बाय फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यहाँ पे हम एक ग्राफ बना लेते हैं।
तुम्हारा वाई एक्सिस पे फोर्स है, एक्स एक्सिस पे है डिस्प्लेसमेंट, और जो ग्राफ है कुछ इस टाइप का ग्राफ है हमारा। ग्राफ को यदि हम समझे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्स भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, फिर मैक्सिमम होने के बाद डिक्रीज करने लगा, फिर फोर्स जीरो हो गया। फिर देखो ग्राफ जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, इसका मतलब फोर्स नेगेटिव हो गया, डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है एक्स, मतलब फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होके मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर डायरेक्शन सेम हो गया। तो इसमें कहेगा क्वेश्चन कि जब बॉडी मूव किया फ्रॉम 2 मीटर टू 5 मीटर, तो वर्क डन निकालो। तो तुम क्या करोगे, ओरिजिन से 2 मीटर डिस्टेंस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, 5 मीटर लाइन पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। तो एक तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट S1 से S2, तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा S1। तो इस लाइन का इक्वेशन कहेंगे S इजकल टू S1। दूसरा है S2, तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया S इजकल टू S2। तो एक हो गया ग्राफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, दो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इनसे जो बाउंडेड रीजन बनेगा हमारा, इस रीजन का जो एरिया है वही तुम्हारा वर्क डन हो जाएगा। जो प्रॉब्लम गिवन होगा उसमें जो बाउंड्री रीजन है वो रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर होगा, तो उसके फॉर्मूला से तुम निकाल लोगे। ओके, यस सर। तो हमारा यहाँ पे वर्क डन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट S1 एंड S2, W इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एफ एस कर्व, जो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, S इक्वल टू S1, S इक्वल टू S2 एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। अब यहाँ पे यदि बाउंड्री रीजन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तब तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि बाउंड्री रीजन बिलो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहां वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो हम एरिया वर्क डन जब निकालेंगे तो माइनस साइन लगा देंगे। आई बात समझ में? यस सर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नोट करके, फॉर बाउंडेड रीजन below displacement axis, for bounded region below displacement axis, area is taken with negative sign, area is taken with negative sign। अब तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम कब है? सर मेरा 8 सितंबर को फिजिक्स का पहला पेपर है, हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली मिड टर्म आ गया ना हमारा। हाँ जी। मेरे रोटेशनल मोशन तक सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। रोटेशन तक आएंगे, हम्म। वर्क पावर एनर्जी फिर रोटेशन, ठीक है। हाँ जी। रोटेशन एक डिफिकल्ट है, देखते हैं स्कूल में क्या पढ़ाते हैं रोटेशन में। ओह अच्छा।
तो ये हमारा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। फोर्स है न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप। 0, 2, 4, 8, 10, 12। ये है 8, ये है -4। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स बिटवीन 0 and 12 मीटर। 0 and 12 मतलब शुरू से लास्ट तक तुम्हें वर्क डन निकालना है। तो इसमें कौन सा बाउंड्री रीजन बनेगा हमारा? 0 पे देखो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन बना, 12 पे हम्म। वर्टिकल लाइन हमारा ये बना। तो बाउंड्री रीजन कौन बनेगा? तो ये बाउंड्री रीजन बनेगा हमारा, और ये अपवर्ड है तो ये सारा पॉजिटिव लेंगे, और ये जो है ये डाउनवर्ड है तो इसको नेगेटिव लेंगे। और एरिया कैसे निकालेंगे? तो जो अपवर्ड वाला है, ये दो तरीका, या तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल कर दो। तो निकाल के बताओ क्या आएगा। दो पार्ट में कर लो। एक कर लो तुम 0 से 8 मीटर, दूसरा कर लो 8 से 12 मीटर। जीरो से 8 मीटर के लिए ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का एरिया निकालो। किस फॉर्मूला से कर लो 0 से 8 के लिए? ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, या फिर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई कर। ट्रायंगल वाला। ट्रायंगल वाले करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेकेंड वाला हो जाएगा बेस, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो जाएगा 2 इंटू 8। थर्ड का फिर से हाफ इंटू बेस इंटू 8, ये हो गया 8 + 16 + 16, 42। और W2 जो है 8 से 12 के लिए, तो डाउनवर्ड है तो सबसे पहले माइनस लगा के ब्रैकेट लगा ले। ये ट्रायंगल है, ये तो हाफ इंटू बेस, 8 से 12 का बेस हो गया 4, और हाइट हो गया 4, ये हो गया 4 × 4 = 16, 8 -8। तो वर्क डन हमारा हो जाएगा W1 + W2, ये हो गया 32। ठीक है। यस सर। तो ये हमारा वर्क डन बाय। ग्राफ कैसे निकालते हैं इसमें, इसी तरह का प्रॉब्लम होता हो तो कुछ इसमें है।
अब थोड़ा सा वेरिएबल भी कर स्टार्ट ही कर देता हूँ। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये टॉपिक पढ़ाया है क्लास में, स्कूल में? हम्म, वेरिएबल फोर्स, ये टॉपिक पढ़ाया है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स? नहीं सर। नहीं पढ़ाया है। देखो स्प्रिंग फोर्स का एग्जांपल दो, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है F इजकल टू के इंटू एक्स। एक्स क्या है? चेंज इन लेंथ। तो लेंथ में जितना चेंज होता जाएगा फोर्स जो है चेंज करता जाएगा। इसका मतलब जो स्प्रिंग फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स हो गया, ये फिक्स नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है के इंटू एक्स। एक्स क्या है? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ में जितना इंक्रीज करते जाएंगे फोर्स उसी तरह से इंक्रीज करता जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल हो गया। तो इस तरह के फोर्स का वर्डन कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर इच अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एग्जांपल के तौर, तुम एग्जांपल समझ लो कि फॉर फर्स्ट एवरी 1 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट हम वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो W इक्वल टू हो जाएगा हमारा F1 डॉट DS1। और जब हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, अब इस ड्यूरिंग हम फोर्स F1 लेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद फोर्स चेंज हो गया, अब हो गया F2, तब होगा F2 डॉट DS2। फिर अब फोर्स को चेंज कर देंगे, F3 डॉट DS3। इस तरह से हर इच स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे और सभी को हम ऐड कर देंगे। ओके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा। और जब कॉन्टिन्यूअस एडिशन हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो कॉन्टिन्यूअस हुआ ना, तो ये जो समेशन है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, जिसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हो गया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब इस फोर्स का यूज करके हम वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो नेक्स्ट जो एग्जाम है उसमें मुझे लगता है कि वर्क डन के चैप्टर के ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे। रोटेशन जो है जनरली स्कूल में कम पढ़ाते हैं, उसके क्वेश्चन कम पूछते हैं। और ये जो वर्क डन, पावर, एनर्जी, पावर, और इसमें कोलिजन भी है, इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इस चैप्टर को तुमने ध्यान से पढ़ना है ज्यादा। ओके, यस सर। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पे देखो मैं डायग्राम बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा तुम्हें कैसे करना है। हमने यहाँ पे इस तरह से, ये एक वॉल है, एक ये हमारा स्प्रिंग है, ये हमारा इस तरह से स्प्रिंग, ये हमारा नेचुरल लेंथ में अभी है, कोई इलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है। अब इसको हमने थोड़ा सा इलोंगेट कर दिया, लेंथ में इलोंगेशन दे दिया, एक्स लेंथ का हमने इलोंगेशन दे दिया। इसको हमने एक्स लेंथ से इलोंगेट कर दिया। तो जब हम इसको इलोंगेट करेंगे बाहर की तरफ, तो जो फोर्स है अंदर की तरफ लगेगा, और फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स होगा। अब इसमें हम स्मॉल इलोंगेशन और देंगे, dx। हमने और इलोंगेशन दिया dx। तो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस कॉस थीटा। तो फोर्स का वैल्यू हो गया के एक्स, डिस्प्लेसमेंट हो गया dx, और फोर्स देखो लेफ्ट की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट राइट है, तो cos 180 डिग्री -1 हो जाएगा।
माइनस के कांस्टेंट है ये बाहर, और हम वर्क डन निकालना चाहते हैं जब इलोंगेशन 0 था से फाइनल इलोंगेशन x तक, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। इंटीग्रेशन में पावर 1 है तो इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड कर देते हैं और पावर से डिवाइड कर देते हैं। 0 से x, माइनस के 1/2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे x, तो एक्स स्क्वायर माइनस करके 0 पुट करेंगे 0 स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हो गया -12 के एक्स। ये हो गया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला। क्लियर। यस सर। अब इस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लो। देयर इज ए स्प्रिंग of constant 400 Newton per meter. Find work done by a spring force when a spring elongate by 10 centimeter. तो लगा दो फॉर्मूला। यहाँ पे जो इलोंगेशन है सेंटीमीटर में है, उसे बस मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, और तुम्हें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है -12 के एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, -12 के का वैल्यू 400 और एक्स का वैल्यू 20 डिवाइड बाय 100, -200, 5, 1/25, आंसर आ गया -8। क्लियर। यस सर। तो ये इस टॉपिक में एक स्प्रिंग फोर्स है वेरिएबल, इसका आगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में भी होता है, इसलिए फॉर्मूला बताना जरूरी है। हम्म। ठीक है, तो वर्क डन तो मैंने भी पढ़ा दिया, जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और वर्क डन बाय फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वो काइनेटिक एनर्जी जब पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे कि वर्क डन कैसे निकलता है। तो उन्होंने भी यहीं तक पढ़ाया है, सिर्फ वर्क, हाँ जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी खत्म कराया। काइनेटिक एनर्जी खत्म हो। ठीक है, तो हम सैटरडे संडे को कर लेंगे। ओके सर। और कोई दिन तो तुम्हारा फ्री नहीं होता ना बीच में। नहीं सर। चलो ठीक है, कोई नहीं, ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके।